नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारी सीजन में आरबीआई ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, साथ ही लोन पर फेस्टिव ऑफर्स की भी भरमार है। तो क्या ये सही मौका है अपने सपने का घर और गाड़ी लेने का? आज हम समझेंगे होम या फिर कार लोन लेने से पहले आपकी क्या रहे तैयारी। हमारे साथ खास चर्चा में शामिल हो चुके हैं पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। पंकज जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। तो उम्मीद के मुताबिक ही आरबीआई ने दरों में कोई भी बदलाव न करने का ऐलान किया है, और एक रिलीफ इसलिए भी क्योंकि फेस्टिव सीजन है। लोग नहीं चाहते वैसे भी कि कोई ज्यादा बोझ या बर्डन उन पर पड़े इस फेस्टिव सीजन में। इस पॉलिसी की खास बातें आपको क्या लगी पंकज जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लगातार एक बार फिर से ब्याज दरों को जस का तस रखा गया है। हालांकि कहा ही जा रहा था कि एक अदद बढ़ोतरी की गुंजाइश और है, और उसके बाद इवेंचुअली शायद ब्याज दरों में कटौती का दौर शुरू हो, लेकिन लग रहा है वो थोड़ा दूर है। लेकिन इस बार क्या खास रहा? स्वाति जी नमस्कार। देखिए, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद एक हाइक और हो सकता है, लेकिन आरबीआई ने मेरे हिसाब से सही किया, क्योंकि ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, मतलब फोकस जो है आरबीआई का वो ग्रोथ पर है, और उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए गए। और इसका फायदा एक ये भी है जो आप बात कर रही थी कि ये फेस्टिवल सीजन है, और हर व्यक्ति चाहता है कि फेस्टिवल के टाइम पर एंजॉय किया, कि स्पेशली दिवाली की बात करें, नवरात्रि की बात करें, तो नई चीजें चाहे घर हो, कार हो या फिर ज्वेलरी हो, उसको बाय करने की एक परंपरा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए शायद ये फायदेमंद होगा। लेकिन शायद आरबीआई का जो कदम है ये ग्रोथ पर फोकस रहते हुए किया गया है। शायद उसके वो एक मेन चीज है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन है, शायद उसको भी कंसिडर किया होगा। बिल्कुल, हमारे साथ सत्यम कुमार भी हैं, सीईओ लोनटैप। इनसे भी कुछ पहलुओं पर बात करते हैं कि आखिरकार हम त्योहारों के सीजन में देखते हैं कि अलग अलग लोन ऑफर्स भी आते हैं। सत्यम, एक तो ये साफ हो गया है कि इस बार भी जो बढ़ोतरी नहीं की गई है, 6.5% पर रेपो रेट बरकरार है, उससे कुछ खास बदलाव नहीं होगा ईएमआईज पर। वो अलग बात है कि अगर पुराने जो बढ़ोतरी है उसको अगर बैंक्स पास ऑन करना चाहें, लेकिन जितना करना था मोटा मोटी बैंक्स कर चुके हैं वो बढ़ोतरी ग्राहकों को पास ऑन। ये समझे कि कम से कम ये फेस्टिव सीजन तो लोगों का थोड़ा राहत में बीत जाएगा, और कोई भी एक पॉसिबल बढ़ोतरी ईएमआई में वो हम थोड़ा आने वाले टाइम में, अंटिल जब तक ये फेस्टिव सीजन नहीं जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। नमस्कार स्वाति जी, एकदम आपने सही बताया है। और इसको एक टेम्पररी नहीं, इसको हम परमानेंट तरीके से ही मान सकते हैं, क्योंकि एमपीसी ने दोनों बातें, 5 मेंबर ने हैं, उन्होंने दोनों बातें बहुत ही सटीक तरीके से कही है। एक तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की है उन्होंने, कि इन्फ्लेशन को धीरे धीरे अलाइन करना है, और दूसरा उन्होंने बोला है कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना है। तो हालांकि अकोमोडेटिव स्टांस नहीं बोल सकते हैं, बट उन्होंने बोला है कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और अगर हम देखें तो आरबीआई का दोनों ही मानना है। पहले भी उनको कहना था कि हमने जो पहले के जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए थे, उसको जो इकोनॉमी में जो ट्रांसमिशन होती है वो स्लो हुई, और वो स्लो ट्रांसमिशन फाइनली जब हुई तो हम ये देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट Q1, Q2, Q3, Q4 सारे ग्रोथ रेट जो जीडीपी की जो है वो और डाउनवर्ड टेपरिंग ट्रेंड में है। जो अभी हम सेकेंड क्वार्टर की बात कर रहे हैं 6.5 पे, उसके बाद के क्वार्टर की हम 6 पे बात कर रहे हैं, और उसके बाद के क्वार्टर की 5.7% पे बात कर रहे हैं। तो ये जो कंजम्पशन या जो मार जो पड़ चुकी है जो कंज्यूमर पे हायर ईएमआई की, वो एक पीक साइकिल में है। सो हमने जो इन्फ्लेशन देखा है वो भी हमने पीक देखा है, ऐसा मानना है, जो कि सारे डॉक्यूमेंट से निकल करके आता है, कमिटी डिस्कशन से। और इंटरेस्ट रेट के भी हमने एक तरह पीक साइकिल देख ली है, जिसमें कि अब हम ये बोल सकते हैं कि ईएमआई की वजह से आपको नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिलेंगे, जितने ही नेगेटिव सरप्राइजेस मिलने थे मिल चुके हैं।
इसके साथ साथ इसमें एक या दो सिल्वर लाइनिंग है जो कि हम लोगों ने मिस किया है। वो दो डेटा को अगर हम रिलेट करके देखेंगे तो ये जो 2000 रुपीज की नोट की वजह से जो एक्सेस लिक्विडिटी जो बैंकिंग सिस्टम में हुई है, सारी बैंक्स की रिजल्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज है कासा बैलेंस में, ईयर ऑन ईयर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे देखेंगे तो 30% इंक्रीज सिग्निफिकेंट इंक्रीज होती है, जो कि काफी लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में पड़ी हुई है। और आरबीआई नहीं चाहती है कि ये जो है ये आरबीआई के विंडोज में डिपॉजिट हो, और वो चाहती है कि ये या तो इंटर बैंक में यूज हो या कंजम्पशन में, मतलब मार्केट में प्रोवाइड करने में यूज हो। तो इसके लिए क्या होगा कि होम लोन देने के लिए वापस बैंकों में मारामारी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप होम लोन कस्टमर हैं तो आपको स्विच करने के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको एक मतलब नए रिश्ते बनाने के लिए तैयार होना चाहिए कि आप जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है वो नए कस्टमर को लो इंटरेस्ट रेट नहीं देगी, नए कस्टमर को लो इंटरेस्ट रेट देकर के वो करेगी, बट पुराने कस्टमर को शायद वो पास ऑन नहीं करेंगे क्योंकि वो बेंचमार्क रेट चेंज नहीं करेंगे। तो जहां तक बेंचमार्क रेट चेंज नहीं होगा, एट द सेम टाइम न्यू कस्टमर्स को वो करने के लिए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में उनको 6.25% मिलेगा, 6.5% मिलेगा, और यहाँ पे होम लोन वो फिर भी वो 8%, 7.5%, 8.25%, डिपेंडिंग अपॉन उनकी अपनी स्ट्रेटजी पे वो दे सकते हैं, जो कि पुराने अभी जो तक जो होम लोन चल रहा है उस रेट से तकरीबन 100 से 150 बिप्स का गैप हो सकता है। तो जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन देख रहे हैं, स्लोइंग कंजम्पशन, स्लोइंग डिमांड देख रहे हैं, हाउसिंग लोन में भी हमने स्लोनेस देखी है नए डिमांड में, तो हर एक बैंक जो है अपनी बैलेंस शीट एक्सपैंड करने के लिए वापस से कस्टमर्स को वो करेगी, और वो एक मौका होगा जबकि आप इंस्टीट्यूशन से शिफ्ट कर सकते हैं और आप अपनी लोन की ईएमआई या लोन की टेन्योर कम कर सकते हैं। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग है, इसके अलावा बहुत कुछ ऑफर में नहीं है। ओके। और जैसा आपने क्योंकि ऑफर्स की बात की कि नए कस्टमर्स के लिए तो काफी आकर्षक लुभावने ऑफर की शुरुआत हो ही चुकी है। एसबीआई क्योंकि एक लीडिंग राह दिखाता है तमाम बैंक्स को किसी भी मामले में, और ऑफर के मामले में भी उसने शुरुआत की। होम लोन पर ऑफर है, गाड़ी के लोन पर ऑफर है कि हम 0% प्रोसेसिंग फीस का ऑफर दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का भी फेस्टिव ऑफर है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर तक। बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी आकर्षक लोन ऑफर दे रहे हैं, तो चाहे बैंक है, एनबीएफसी है। तो पंकज जी, तो जैसा कि सत्यम बता रहे हैं कि जो लोग अब लेना चाहते हैं होम या कार लोन, उनके लिए ये समय फायदा उठाने का सबसे ज्यादा मुफीद समय है। स्वाति, मैं एक बात कहूंगा कि जब आप लोन लेते हैं, स्पेशली अगर आप बात कर रहे हैं होम लोन की, तो ये लॉन्ग टर्म लोन होता है। तो क्योंकि आप अगर फ्लोटिंग रेट लोन ले रहे हैं तो बेशक अगर आप 15 साल 20 साल की बात करेंगे तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब रेट चेंज होंगे। तो ये सोचकर कि इस वक्त रेट कम है या जो भी आप इस रेट से सेटिस्फाइड हैं, जो ऑफर है उसकी वजह से आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इस वक्त पर तो आप लेंगे लेकिन आने वाले टाइम पर वो रेट आपके चेंज जरूर हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मन बना चुके थे और आप वेट कर रहे थे सही समय का, और अब आपको लग रहा है कि बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन या फिर रेट नहीं बढ़े जिसका आपको फायदा लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप कीजिए। लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आपको वो चीज सस्ती मिल रही है या आपको जो ऑफर मिल रहे हैं उसकी वजह से आप वो चीज भी ले लें, यानी कि कार आपको बदलनी नहीं थी या लेनी नहीं थी, लेकिन आप सिर्फ ये सोचकर कि अभी इंटरेस्ट रेट ठीक है ले लेते हैं, पर आपको ध्यान देना चाहिए आप 5 साल का या 4 साल का लोन लेंगे और उस बीच में भी रेट चेंज हो सकते हैं। तो ये भी आप मन में जरूर इस बात को ध्यान में रखें। बिल्कुल। अब एक सवाल, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी बात कही पंकज जी ने, क्योंकि जब आप एक होम लोन लेते हैं, गाड़ी का लोन लेते हैं, लेकिन होम लोन की चलिए बात करते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टेन्योर का लोन होता है, 20 साल 15 साल डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना बड़ा लोन ले रखा है। तो क्या ये जो ऑफर्स हैं सत्यम, जो हम हर एक फेस्टिवल में देखते हैं, वो बेसिस माना जाना चाहिए कि आपको लोन लेना ही लेना है? लेकिन अगर मानिए किसी को लेना ही है, किसी को नया घर खरीदना ही है, तो क्या उसको वेट करना चाहिए ऐसे किसी फेस्टिव ऑफर का जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए, कि थोड़ा इंतजार कर लिया और थोड़ा अगर ब्राउनी पॉइंट्स मिल ही गए तो क्या इसमें नुकसान है?
जनरली मैं थोड़ा सा अमूमन कस्टमर्स को कंजर्वेटिव रहने के लिए ही बोलता हूं, बट अभी मैं थोड़ा सा पंकज जी से डिफर करूंगा। जैसा मैंने पहले भी बोला, जो सारे जो साइकिल्स और जो ट्रेंड्स हैं वो इंटरेस्ट रेट के पीक पर हैं। तो इंटरेस्ट रेट के पीक से यहाँ से आगे जो है लॉन्ग टर्म में भी जो है लोन्स जो है इतने पीक, आप पीक प्लानिंग पे देख रहे हैं, इसके नीचे ही जाएगी। बिकॉज इन्फ्लेशन का जनरल टारगेटिंग जो है 4% का है, और पिछला 2-3 साल बहुत ही तरह के मल्टीपल क्राइसिस में रहा है ग्लोब, और उसके इम्पैक्ट्स रहे हैं। तो इसलिए आप लॉन्ग ड्यूरेशन में, हालांकि पंकज जी ने भी बोला कि आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर आपको जरूरत है तो आपको लेनी चाहिए। और दूसरा सवाल, दूसरी चीज जो स्वाति जी ने ऐड की कि आपको क्या फेस्टिवल का वेट करना चाहिए इस तरह के इम्पैक्ट के लिए या इस तरह के लिए, तो कई सारी परचेजेज होती है जो कि कंपलसरी परचेज नहीं होती है, जो कि आपको मतलब अर्जेंट नहीं होती है। और होम, कार, ये दोनों उस तरह के परचेजेज हैं जो कि आपको पसंद आए, आपने उसको सेलेक्ट करके रखा है, और उस डिजाइन में आप एक वेट कर रहे हैं कि फेस्टिवल में मैं एक नए ऑफर में इसको यूज करूंगा। दोनों ऑस्पिशियस टाइम भी होता है, और इसमें तो जरूर वेट करना चाहिए और फेस्टिवल में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑफर्स हर एक देख रहे हैं कि 40,000 से रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक की डिस्काउंट आ रही है, और अच्छी अच्छी गाड़ियों में आ रही है, तो वो लेना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। ओके, तो घर की बात हुई, गाड़ी की बात हुई पंकज जी, क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं, एक एनारॉक की रिपोर्ट भी कह रही है कि इस साल Q3 में हमने देखा कि लगभग 36% ईयर ऑन ईयर जो घरों की बिक्री हुई है, और वो एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि इस बार का जो त्योहारी सीजन है वो घरों की बिक्री के लिहाज से अच्छा होने वाला है, तो चाहे घर हो या गाड़ी हो। क्योंकि हमने एक कोविड का टाइम, एक लल पीरियड देखा था, और उसके बाद एकदम रिवेंज के साथ लोग चाह रहे हैं कि जो उन्होंने सपने देखे थे शायद 2 साल पहले या 3 साल पहले घर गाड़ी खरीदने के, उसको क्यों ना पूरा कर लिया जाए। तो ये जो सीजन है स्पेशली, जब लग रहा है कि हर कोई चीज ठीक ठीक है, अभी लोन दरें बढ़ी भी नहीं है, और मुफीद समय भी लग रहा है, तो एक हो सकता है इसका ऐसे फेस्टिव ऑफर का फायदा उठाया जा सके। बिल्कुल सही कहा स्वाति आपने। देखिए, अभी आपने कहा कि सब चीजें ठीक ठीक लग रही हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरेस्ट रेट तो एक दूसरी बात है, उससे पहले कि अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें लोन रीपे करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उन्हें जॉब सिक्योरिटी दिखाई दे रही है, बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, तो डेफिनेटली ऐसे में लोग त्योहार के मौके पर नई चीजें खरीदना पसंद करेंगे। और ऐसे में यदि आपको ये ऑफर मिल रहा है कि कोई चीज सस्ती मिल रही है, तो उसका फायदा उठाना चाहिए। ये तो आप देखिए, यदि ई कॉमर्स की हम बात करें और जब भी सेल आती है तो लोग वेट करते हैं, जब भी अनाउंसमेंट होता है कि अब इस डेट से आपके ये टाइम पर स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाले हैं, तो अक्सर लोग वेट करते हैं और उन ऑफर का फायदा उठाते हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यही है कि यदि आप कोई चीज का वेट कर रहे थे और आपको लगता है इसकी जरूरत है, आपको आपकी कैपेसिटी है खरीदने की या फिर लोन लेकर रीपे करने की, तो बिल्कुल आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन त्योहार के सीजन में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि इस लालच में आकर कि ऑफर मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से जरूरत से ज्यादा खरीदी ना करें। तो मौके बेशुमार हैं, तो क्या ये सही समय है घर और कार खरीदने का? ब्याज दरें भी स्थिर है, कई जगह, कई जो बैंक है, NBFCs है, सस्ते लोन के ऑफर भी दे रहे हैं, तो आपको क्या इन ऑफर्स को ले लेना चाहिए और नई गाड़ी और नया घर खरीदना चाहिए, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, उस पर कर रहे हैं खास चर्चा। कई बार ये जो समय है सत्यम, वो ऐसा भी रहता है क्योंकि अराउंड दिस टाइम, दिवाली के आसपास भी जब हम देखेंगे, बोनस लोगों को मिलता है, कहीं से एक मुश्त पैसा आया, लोगों को लगता है क्यों ना जो पुराना चल रहा था हमारा EMI या लोन, उसको क्यों ना थोड़ा सा निपटा दिया जाए, जिससे कि थोड़ा बहुत कर्ज का बोझ कम हो जाए। तो आप क्या प्रेफर करेंगे ऐसे किसी भी एक मुश्त पैसे से लोन प्रीपेमेंट करना, और सही तरीका क्या हो सकता है लोन प्रीपेमेंट करने का? यूजुअली किस टेन्योर में सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है? तो स्वाति जी, हमने मोस्ट ऑफ द कस्टमर प्रोफाइल्स में देखा है कि दे आर रनिंग डिफरेंट डिजाइन ऑफ लोन। मतलब कुछ हाउसिंग लोन होता है, कुछ पर्सनल लोन होता है, कई बार क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग रहती है। तो हमेशा से प्रीपेमेंट करना, अगर हमारे पास एक्सेस कैश है, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। इसमें कोई दो मत नहीं है। लोन का बोझ जरूर कम करना चाहिए, हालांकि उसमें चूज हमको हमेशा से उस तरह से करना चाहिए
इंटरेस्ट रेट जिसकी हायर है उसको हमको पहले क्लोज करना चाहिए, जिसकी ड्यूरेशन शॉर्टर बची हुई है उसके लिए हमको उतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट की जो ड्यूरेशन होती है उसमें इंटरेस्ट कंपोनेंट बहुत ही मिनिमल हो जाता है और वो आपको उतना हर्ट इंटरेस्ट क्वांटम के हिसाब से हर्ट नहीं करता है। इंटरेस्ट रेट तो जरूर उतना ही है बट क्वांटम के हिसाब से आपको हर्ट नहीं करता है। सो आप सबसे पहले तो अनसिक्योर्ड लोन्स जो आपके पास चल रहे हैं उनको रिपे कीजिए। उसके बाद आप सिक्योर्ड में एक एक करके नीचे की कैटेगरी में जाइए, जिसमें कि कार लोन पे करना, अगर सिक्योर्ड में है तो कार लोन पे करना पहला ऑप्शन होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए होम लोन को प्रीपे करना। याद रखें कि होम लोन में आप जिस भी इंटरेस्ट रेट पे आप उसको प्रीपे कर रहे हैं या जो भी इंटरेस्ट रेट पे आपको उस अमाउंट को पे कर रहे हैं उसका सिर्फ 2/3 अमूमन तौर पे 2/3 भाग ही का वजन आपके ऊपर आ रहा है। 1/3 भाग का वजन जो है इनकम टैक्स के माध्यम से आपको रिवर्स बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर हेडलाइन नंबर आपको वो 8.5% दिख रहा है या 9% दिख रहा है तो उसका रियल इम्पैक्ट जो एक्चुअली जो है वो आपका 6-6.5% है। तो एक 6-6.5% के लोन को पे करने से अच्छा है कि हम 10%, 8.5% या 9% के कार लोन को पे करें, और उससे अच्छा है कि हम 14% के पर्सनल लोन को पे करें, और उससे अच्छा है हम 36% के क्रेडिट कार्ड को पे करें। तो इस तरह से एक ग्रेडेड अप्रोच है। यू हैव टू पिक जो हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा आपको हर्ट करती है वो लोन को रिपे करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और लोन्स जो कि अर्ली स्टेज में है उसमें जितना प्रीपेमेंट कर सकते हैं उतना बेहतर है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का दबाव ज्यादा होता है। ये आपने काफी इंपॉर्टेंट टिप्स दिए कि टेन्योर की शुरुआत में प्रीपेमेंट बेटर रहता है, और जो हाई इंटरेस्ट वाले जो लोन होते हैं, इन अनसिक्योर्ड हो गए, पर्सनल लोन जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल, उसको पहले आप पे कीजिए। कोई भी एक मुश्त पैसा आता है, वो ज़्यादा एक शायद इंटेलिजेंट स्टेप रहेगा। पंकज जी, इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर देखें, ब्याज दरें तो अभी स्थिर हैं, तो अभी फिक्स इनकम में सही तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि अभी हम एफडी पर भी बहुत अट्रैक्टिव रेट्स देख रहे हैं। कई बैंकों ने तो अपनी एफडी के रेट्स बढ़ा भी दिए, और उसमें भी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो एडिशनल बेनिफिट मिलता है। तो अभी सही समय है इस रेट्स पर अपने निवेश को लॉक इन करने का? बिल्कुल, यदि हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये रेट पीक हो चुके हैं और यहां से रेट नहीं बढ़ेंगे तो लॉक करना बिल्कुल ये फायदेमंद साबित होगा। यदि आप फिक्स डिपॉजिट की बात करें या स्मॉल सेविंग्स की बात करें जहां पर रेट लॉक हो जाते हैं, तो वहां पर अगर आप इन हायर रेट पर डिपॉजिट कर देंगे तो फिर उस पूरे टेन्योर पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आपने भी बात की सीनियर सिटीजन्स की, तो जैसे हम जानते हैं सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम जो है उस पर 8.20% का इंटरेस्ट चल रहा है फिलहाल। तो यदि आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो वो रेट मिलता रहेगा। लेकिन कल को यदि रेट कम हो जाता है तो ऑब्वियसली अगर आरबीआई रेट कम करेगी तो चाहे फिक्स डिपॉजिट हो या स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स हो, वहां पर भी रेट कम होंगे। तो रेट को लॉक करना ऐसे में मेरे हिसाब से ये अच्छा रहेगा। लेकिन अपने अगेन हम बात करते हैं असेट एलोकेशन की, जहां पर आपको एफडी इस तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत है, उसमें आप बिल्कुल इस सुविधा को जरूर मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, वो फायदेमंद हो सकता है। अब इस पूरे लोन के लुभावने ऑफर में सत्यम, कई बार हम काफी लालच में आ जाते हैं और लगता है कि चलो अब ऑफर मिल रहा है, और घर भी लेना था या गाड़ी भी लेनी थी या फिर कुछ फर्निशिंग में भी बदलाव या रेनोवेशन कुछ करना था। तो अभी तो ना सिर्फ बड़े लोन जबकि छोटे लोन में भी काफी आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं। लोगों को लगता है यही मौका है, इसको ले ही लें। लेकिन कई बार सस्ता लोन भी महंगा पड़ जाता है। तो क्या टिप्स आप देंगे जिससे कि आप लोन लें लेकिन समझदारी से? जी स्वाति जी, तो दो चीजें। महंगा एक तो रिलेशनशिप की वजह से पड़ता है। सो इंस्टीट्यूशन जिससे कि आप बोरो कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन अवेलेबल होनी चाहिए, फिजिकली अवेलेबल होनी चाहिए। आपको कांटेक्ट करना है या किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो उसके लिए अवेलेबल होना चाहिए आपको। अगर उसमें कुछ रिशेड्यूल करानी है या उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए लोन में, तो इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी का जरूर ध्यान रखें। इसमें कोई दो राय नहीं है। एक लंबा रिश्ता है और रिश्ते में हमें हमेशा से जांच परख थोड़ी दोनों तरह से करनी चाहिए। अक्सर हम जहां से पैसा लेते हैं वहां से भूल जाते हैं और जिनको पैसा देते हैं वहां पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये मान करके चलिए कि ये पैसा वापस आपको लौटाना है और ये लंबा रिश्ता है। और तो इसको थोड़ा सा एक इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन, इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग या प्रीवियस जो कस्टमर फीडबैक है, अवेलेबिलिटी जो है, वो सब चीजों का जरूर ध्यान रखिए।
और जो यूजुअल और जो या फंडामेंटल लेवल पे जो है वो है कि इसके जो हिडन चार्जेस होते हैं हमेशा से जो लोन लेते वक्त या लोन क्लोज करते वक्त या लोन सर्विस करते वक्त जो आते हैं, वो हिडन चार्जेस जहां तक हो रही है कोशिश कर रही है, आरबीआई भी कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे उनको खत्म किया जाए या उसको रैशनलाइज किया जाए। बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं से ये नए नए तरीके से वो निकल करके आ जाता है। तो उन हिडन चार्जेस, हर एक तरह की जो चार्ज जो होती है उसकी एक की फैक्ट स्टेटमेंट बनाती है इंस्टीट्यूशन, उसको जरूर देखें कि की फैक्ट स्टेटमेंट में क्या एडेड है क्या नहीं एडेड है, उसको जरूर पढ़ें। वो एक शीट काफी होती है आपके पढ़ने के लिए। और तीसरा और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए कितना फ्लेक्सिबल है, क्या मैं इसको प्रीपे कर सकता हूं बिना कोई एडिशनल चार्जेस के, क्या मैं इसको अर्ली क्लोज कर सकता हूं, फोक्लोज इंडिया में पॉपुलरली बोलते हैं उसको, मैं अर्ली क्लोज कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। आगे मुझे और अगर फैसिलिटी चाहिए तो क्या मैं इसको एनहांस कर सकता हूं, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि जरूरतें कई बार फ्लेक्सिबल होती हैं। आज की तारीख में आपको समझिए 50 रुपए की जरूरत है, कल वो 75 रुपए हो सकती है, तो उस तरह की भी देखनी चाहिए। और अपने कैश फ्लो का कंट्रोल और कैश फ्लो का ज्ञान होना, वो तो मतलब फंडामेंटल है। वो एक आप समझिए कि वो एक बेसिक फंडामेंटल है। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आप वो ईएमआई को कंफर्टेबली सर्व कर सकते हैं, और वो सर्व करने के बाद भी आपके ग्रोसरीज के लिए या अदर एक्सपेंसेस के लिए आपके पास कम से कम 40 से 50% ऑफ मंथली इनकम आपके पास बच जा रही है। तो ये सब बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल चीजें हैं जिनका जरूर ख्याल रखें एक चेकलिस्ट बना करके। तो चेकलिस्ट बनाकर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं आप लोन लेकर बहुत ज्यादा कर्ज अपना मोल तो नहीं ले रहे हैं। जैसा बताया सत्यम ने भी कि कम से कम 30 या 35% तक ही अपनी ईएमआई को सीमित रखिए, या जितना भी कर्ज है। बाकी आपके हाथ में तो पैसा होना चाहिए, निवेश के लिए भी चाहिए, अच्छे अच्छे स्कीम्स में भी आपको पैसे लगाने हैं। तो इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। लोन मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन दोनों का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी की बारीकियां बताने के लिए पंकज जी और सत्यम, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी।